नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से लड़ने के लिए अमेरिका ने इस देश में दागी पैट्रियट मिसाइल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिका समेत कई देशों की तालिबान को चेतावनी, नहीं करने देंगे अफगानिस्तान पर कब्जा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन लद्दाख के पास विकसित कर रहा नया लड़ाकू विमान बेस। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फ़ोन टैपिंग मामले पर रविशंकर का पलटवार, कहा कांग्रेस स्तरहीन आरोप लगा रही है। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्ष के हंगामे से संसद की बैठक स्थगित, राजनाथ सिंह ने कहा कि टूट रही है संसद की मर्यादा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन से लड़ने के लिए अमेरिका ने इस देश में दागी पैट्रियट मिसाइल। जी हां दोस्तों, चीन की ओर से लगातार ऑस्ट्रेलिया को धमकी दिए जाने के बाद अमेरिका ने पहली बार अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर परीक्षण किया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तलिस्मान साबरे 21 युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। इससे पहले 16 जुलाई को जापान और गुआम में तैनात सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइलों ने ड्रोन विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया था। इस बीच चीन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे अभ्यास पर नजर रखने के लिए अपना जासूसी युद्धपोत भेजा है। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी करके कहा, अमेरिकी सेना की प्रशांत हवाई और मिसाइल डिफेंस यूनिट ने अपने ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के समकक्षों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली बार सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस ने बनाया नया सुखोई फाइटर जेट, दुनिया के लिए रहस्य बना अदृश्य हवाई योद्धा। चीन की बढ़ती चुनौती के बीच इस साल तलिस्मान साबरे 21 युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया के साथ अभ्यास किया है। इन अभ्यास में 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत, फ्रांस, जर्मनी और इंडोनेशिया को पर्यवेक्षक देश के रूप में न्योता दिया गया है। यह तलिस्मान साबरे 21 युद्धाभ्यास हर 2 साल में होता है। कितनी खतरनाक है अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल? अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागे जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल इस समय पूरे अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान की सेना में शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका समेत कई देशों की तालिबान को चेतावनी, नहीं करने देंगे अफगानिस्तान पर कब्जा। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया हो, लेकिन तालिबान के लिए काबुल को जीतना शायद संभव ना हो सके। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान में आतंक के बल पर कब्जे की कोशिश में जुटे तालिबान के रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने तालिबान को चेतावनी दी है कि अब उसकी छोटी से छोटी गलती का करारा जवाब दिया जाएगा। इस चेतावनी से स्पष्ट है कि दुनिया फिर से तालिबान को पैर पसारने का मौका नहीं देने वाली। ताकत से सत्ता हासिल करने की कोशिशों में जुटा तालिबान ने दूर दराज के इलाकों में जीत जरूर हासिल की है, लेकिन अब अफगान सेना के पलटवार से उसके पैर उखड़ने लगे हैं। अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबानी आतंकियों पर सेना जबरदस्त जवाबी हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ अफगान सेना बर्बर तालिबान को रोकने के लिए खून बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंक की आग में झोंकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालिबान वही कर रहा है जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई उसे कह रही है। एक अखबार ने यहां तक दावा किया है, तालिबान जिहाद के नाम पर हत्या और लूट में लगा है। यहां तक कि पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान लोगों से खुले तौर पर पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के कई जिलों में सेना और तालिबान के खिलाफ जंग जारी है। अफगान सेना तालिबान हमलों से निपटने के लिए एक खास दस्ता बना रही है। आधुनिक हथियारों से लैस अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुक्रवार को स्पिन बोल्डक को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। स्पिन बोल्डक वही जगह है जहां अफगान सुरक्षा बलों पर हमले में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान चली गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन लद्दाख के पास विकसित कर रहा नया लड़ाकू विमान बेस। जी हां दोस्तों, चीन अपने ज्यादातर पड़ोसियों के लिए खतरा बना हुआ है। इसी कड़ी में भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने लड़ाकू विमान संचालन में सीमाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए चीन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के करीब झिंजियांग प्रांत के शाक्चे शहर में लड़ाकू विमान संचालन के लिए एक एयरबेस विकसित कर रहा है। इस बारे में सरकार के सूत्रों ने बताया कि लड़ाकू विमान का बेस काशगर और होगन के मौजूदा एयरबेस के बीच है, जो लंबे समय से भारतीय सीमाओं पर लड़ाकू विमानों का अभियान चला रहे हैं। लड़ाकू अभियानों के लिए यह नया बेस इस क्षेत्र में चीनी वायुसेना के लिए अंतर को भर देगा। उन्होंने कहा कि शक्चे शहर में पहले से ही एक एयरबेस है और इसे लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपग्रेड किया जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि निकट भविष्य में यह बेस लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा और इस पर काम तेज कर दिया गया है। लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए LAC के करीब चीन में मौजूदा हवाई अड्डों के बीच की दूरी लगभग 400 किलोमीटर थी, लेकिन इसे साक्षी हवाई क्षेत्र के संचालन के साथ पूरा किया जाएगा। भारतीय एजेंसियां चीन के साथ बाराहूती में उत्तराखंड सीमा के पास एक हवाई क्षेत्र पर भी कड़ी नजर रख रही है, जहां चीनियों ने बड़ी संख्या में मानव रहित हवाई वाहन लेकर आए हैं जो उस क्षेत्र में लगातार उड़ रहे हैं। हाल ही में चीनी वायुसेना ने भारतीय क्षेत्रों के पास गर्मियों में एक अभ्यास किया और उनके द्वारा मुख्य रूप से होगन, काशगर और गारगुंसा हवाई क्षेत्रों से उड़ानें भरी गईं। भारतीय पक्ष ने इस अभ्यास को करीब से देखा और उस अवधि के दौरान भारतीय पक्ष तैयारी के शिखर पर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फोन टैपिंग मामले पर रविशंकर का पलटवार, कहा कांग्रेस तरहीन आरोप लगा रही। जी हां दोस्तों, फोन टैपिंग मामले पर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार पर इस तरहीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का इतिहास ही जासूसी का रहा हो वो हम पर ऐसे शर्मनाक हमले कर रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आखिर मानसून सत्र के पहले ही पेगासस का बम क्यों फोड़ा गया है? क्या इसके पीछे किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हाथ है? मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या भारत में कुछ पार्टियां सुपारी लेकर काम कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी दुर्गति छुपाने के लिए सरकार पर अनलगर आरोप लगा रही है। हम इस तरह के आरोपों की निंदा करते हैं। मंत्री रविशंकर ने कहा कि पेगासस मामले में ना तो सरकार और ना ही भाजपा के खिलाफ कोई सबूत है। यह आरोप अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है जो देश भारत की तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह तरक्की की है उसके खिलाफ यह साजिश है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश सब कुछ देख और समझ रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह का शर्मनाक आरोप लगाया है वह भारत पर हमला है। इससे पहले लोकसभा में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष के हंगामे से संसद की बैठक स्थगित, राजनाथ ने कहा टूट रही मर्यादा। जी हां दोस्तों, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश सब कुछ देख और समझ रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह का शर्मनाक आरोप लगाया है वह भारत पर हमला है। इससे पहले लोकसभा में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज किया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय कराए जाने के दौरान कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों की नारेबाजी के बाद सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हंगामे को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्होंने संसद में ऐसा दृश्य अपने 24 वर्ष के संसदीय जीवन काल में नहीं देखा। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की बैठक शुरू होने पर नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए उठे तो विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के परिचय का विवरण सदन के पटल पर रखा। इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की सबसे बड़ी शक्ति स्वस्थ परंपराएं होती हैं। संसद की ये स्वस्थ परंपराएं संविधान एवं संसद नियमों पर आधारित होती है और संसद की स्वस्थ परंपराओं को बनाकर रखना सत्ता पक्ष विपक्ष सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा मेरा 24 वर्षों का संसद का अनुभव रहा है और हमेशा से देखा है कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वह कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी देते हैं। सिंह ने कहा कि एक मंत्री हो या अनेक मंत्री हो, प्रधानमंत्री सभी का परिचय कराते हैं और पूरा सदन उनकी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सुनता है। उन्होंने कहा मैंने अपने 24 वर्ष के संसदीय जीवन में पहली बार देखा है कि इस परंपरा को तोड़ा गया है। कांग्रेस ने आज जो किया है वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों को काले कानून वापस लो के नारे लगाते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपराधियों पर योगी सरकार की नकेल, 15 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त, 139 अपराधी एनकाउंटर में ढेर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। सूबे में पुलिस ने कुख्यात अपराधियों, विभिन्न प्रकार के माफियाओं व उनके गिरोह के अन्य सहयोगियों आदि के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की है। योगी सरकार के 4 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण किया गया है। इसमें से सर्वाधिक कार्यवाही जनवरी 2020 से अब तक की गई है। इस दौरान रिकॉर्ड कुल 13 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,700 से अधिक अभियोग गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 43,000 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत 1431 प्रकरणों में 15 अरब 74 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की चल अचल अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण एवं अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। गैंगस्टर अधिनियम में सर्वाधिक एक्शन वाराणसी जोन में लिया गया, जहां पर कुल 420 प्रकरणों
में 2 अरब 2 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक, गोरखपुर जोन में 208 प्रकरणों में 2 अरब 64 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक तथा बरेली जोन में 1 अरब 84 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर से जंग की तैयारी, 6 से 12 साल के बच्चों को दी गई कोवैक्सीन की दूसरी डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच बच्चों की वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जून में ही शुरू कर दिया था और अब पता चला है कि जल्द ही ट्रायल में शामिल बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एम्स में ट्रायल के दौरान शामिल हुए 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज दे दी गई है। वहीं अगले हफ्ते 2 से 6 साल के बच्चों को दूसरी डोज दे दी जाएगी। इसी महीने के आखिर में अंतरिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिससे मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि वैक्सीन बच्चों पर कितनी असरदार है। तीसरी लहर की चेतावनी के बीच 12 मई को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल की सिफारिश की थी। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रायल को मंजूरी दी। ये ट्रायल देश के कुल 525 बच्चों पर किया जा रहा है। इनमें 175 से बच्चों के 3 ग्रुप बनाए गए हैं। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल की उम्र के 175 बच्चे शामिल हैं। दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल की उम्र के 175 बच्चे और तीसरे ग्रुप में 2 से 6 साल की उम्र के 175 बच्चों को शामिल किया गया है। इन बच्चों को 28-28 दिन के गैप पर वैक्सीन के 2 डोज दी जानी थी। इसके बाद नतीजों के आधार पर ही बच्चों पर इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सितंबर तक बच्चों की वैक्सीन आने की संभावना जताई थी। न सिर्फ भारत बायोटेक बल्कि जेडस कैडिला की वैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 250 सालों में पहली बार अंग्रेजों के समय से चल रही रक्षा भूमि नीति में बदलाव करेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों से सार्वजनिक परियोजनाओं या अन्य गैर सैन्य गतिविधियों के लिए खरीदी गई जमीन के बदले उनके लिए समान मूल्य के बुनियादी ढांचे के विकास की अनुमति दी जाएगी। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 1765 में बंगाल के बैरकपुर में पहली छावनी स्थापित की गई थी, इसलिए ब्रिटिश काल में भारत में सेना के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए रक्षा भूमि का इस्तेमाल करने की नीति प्रतिबंधित थी। बाद में अप्रैल 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने आदेश दिया, छावनी में स्थित कोई भी बंगला और क्वार्टर जो सेना से संबंधित नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को बेचने या कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इस नीति में 2021 में बदलाव आया, क्योंकि सरकार रक्षा भूमि सुधारों पर विचार कर रही है और एक छावनी विधेयक 2020 को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम कर रही है, जिसका उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में विकास पर जोर देना है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे मेट्रो, सड़क, रेलवे और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए जरूरत के मुताबिक रक्षा भूमि तभी दी जाएगी जबकि उतनी ही कीमत की जमीन या फिर उसके बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा। नए नियमों के तहत 8 EVI परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें हासिल करने वाला पक्ष संबंधित सेवा के समन्वय से बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकता है। इनमें अन्य परियोजनाओं के अलावा निर्माण इकाइयां और सड़कें शामिल हैं। नए नियमों के मुताबिक छावनी क्षेत्रों के तहत आने वाली जमीन का मूल्य स्थानीय सैन्य प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जबकि छावनी के बाहर की भूमि के लिए दर जिलाधिकारी तय करेंगे। वित्त मंत्रालय ने प्रस्तावित गैर व्यापक आधुनिकीकरण कोष के मद्देनजर राजस्व हासिल करने के लिए रक्षा भूमि के मुद्रीकरण को एकमात्र तरीका माना है। गैर व्यापक कोष से मतलब उस राशि से है जो किसी तय वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित सरकारी परियोजना के लिए आवंटित की जाती है। अधिकारियों ने कहा कि रक्षा आधुनिकीकरण कोष की स्थापना को लेकर एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर वर्तमान में अंतर मंत्रालय विचार विमर्श हो रहा है और जल्द ही एक अंतिम निर्णय की उम्मीद है, जिसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान और अफगान सरकार में संघर्ष विराम पर नहीं बनी बातचीत जारी रखने का ऐलान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित बैठक में अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि आने वाले समय में एक समझौते तक पहुंचने के लिए वार्ता जारी रहेगी। तालिबान और अफगान सरकार दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि आम नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हालांकि संघर्ष विराम पर कोई सहमति नहीं हुई है। अफगान नेता और गनी सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अब्दुल्ला की ओर से दिए गए संयुक्त बयान में कहा गया है, बातचीत कर रहे दोनों पक्ष स्वीकार्य हल होने तक बातचीत को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इस तरह की बैठकें आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने अपने वार्ताकारों से कहा है कि वे अपने बातचीत को तेज करें। उन्होंने यह भी कहा कि एक समझौते की जरूरत है जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर आधारित होगा और अफगान जनता को इसका फायदा होगा। तालिबान और अफगान सरकार ने देश के सभी इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने और आम नागरिकों की मौतों को रोकने पर सहमति जताई। यह बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में हिंसा के स्तर काफी बढ़ गया है। तालिबान के नेता ने रविवार को कहा कि तालिबान देश में दशकों से चल रहे युद्ध का राजनीतिक समाधान चाहता है। तालिबानी नेता मवलावी हिबातुल्लाह
अखुंदजादा का यह बयान दोहा में हुई शांति वार्ता के बीच आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई समंदर पर चीन के जासूस जहाज की नजर। जी हां दोस्तों, समुद्री इलाकों में चीन की गतिविधियों से कई देश परेशान हैं। एशिया प्रशांत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण सैन्य जासूसी बढ़ने से इन इलाकों में रणनीतिक दुश्मनी बढ़ती जा रही है और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर अफ्रीका तक सभी देश चीन को सबक सिखाने के मूड में हैं। चीन की एक संभावित हरकत को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही सतर्क हो गया है और उसने अपने समुद्री इलाके की सख्त निगरानी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया को यकीन है कि एक चाइनीज जासूसी जहाज जरूर उसके क्वींसलैंड इलाके की ओर आने वाला है, इसलिए उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के मुताबिक चीन का जहाज उसके समंदर से बाहर ही रहकर युद्धाभ्यास को देखने की कोशिश कर सकता है। गौरतलब है कि चीन की ओर से इस तरह की हरकत की आशंका ऐसे वक्त में की जा रही है जब दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बेहद खराब हो चुके हैं और दोनों के बीच कई तरह के वाणिज्यिक और भौगोलिक राजनयिक विवाद पैदा हुए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर अमेरिका के साथ उसका एक साझा युद्धाभ्यास हो रहा है और वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक ऑक्सिलरी जनरल इंटेलिजेंस चाइनीज शिप टेलिस्मैन सब्रे 2021 युद्धाभ्यास की निगरानी के लिए पहुंच सकता है, जो कि बुधवार से आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास के दौरान इस क्लास के लिए एक जहाज के हमारे इलाके में आने की पूरी संभावना है। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के गठबंधन को मजबूत करने और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखने के इरादे से किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में जमीनी युद्ध, शहरी ऑपरेशन, हवाई जंग और समुद्री ऑपरेशन का अभ्यास होना है। VOI के मुताबिक दोनों देशों के बीच यह सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान है, इसलिए इनकी एजेंसियों को लग रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों तक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक जहाज इस युद्धाभ्यास को देखने की कोशिश जरूर करेगा। इनकी चिंता बेवजह नहीं है। 2019 में इसी तरह का एक चाइनीज जहाज ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अभियान की निगरानी करने के लिए आया था। एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह का सर्विलांस अब काफी होने लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रैगन को जवाब, लद्दाख में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट, एक पैंगोंग झील के पास चिनूक के लिए 3 दर्जन हेलीपैड भी मंजूर। जी हां दोस्तों, अब चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश लेह लद्दाख के इलाके में अपनी नजरें भी नहीं टिका सकेंगे। भारत ने सुरक्षा के नजरिए से लेह और लद्दाख की हवाई सीमाएं अत्याधुनिक तरीके से चाक चौबंद कर दी हैं। जिस पैंगोंग झील के इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, वहां पर जल्द एक एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार लेह लद्दाख इलाके में 3 और नए एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जबकि LAC के पास 3 दर्जन से ज्यादा हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जहां से सीमा पर चिनूक के माध्यम से नजर रखी जाएगी। अभी लेह में सिर्फ एक एयरपोर्ट है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लद्दाख यात्राओं के दौरान ही इस बात की सहमति बन गई थी कि इस इलाके को सैन्य दृष्टिकोण से और मजबूत किया जाएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरे इलाके को वायुसेना के माध्यम से ही सबसे ज्यादा मजबूती दी जा सकती है, इसीलिए इस इलाके को वायुसेना के लिहाज से सबसे मजबूत करने की योजना बनी। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग झील के पास चांगटांग इलाके में एक नए एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा लेह लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 3 और नए एयरपोर्ट बनाने की भी मंजूरी मिली है। लद्दाख केंद्र शासित राज्य बनने के बाद से स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षित सीमा और बेहतर पर्यटन के लिहाज से कई प्रस्ताव भेजे हैं, जबकि स्थानीय सांसद जामयांग सोरेंग नामग्याल ने भी कई प्रस्ताव न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि केंद्र सरकार को दिए हैं। सांसद नामग्याल के मुताबिक लद्दाख की सीमाओं पर मौजूद हमारी सेनाएं बहुत मजबूती से डटी हुई हैं। अपनी सीमाओं को और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार हमेशा से मजबूती से खड़ी है। लद्दाख पर सरकार के विशेष ध्यान देने से ही वायुसेना के लिहाज से इस पूरे इलाके को और मजबूत बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ इस इलाके में 4 नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि LAC के पास 37 हेलीपैड भी तैयार किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है यह हेलीपैड चिनूक हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग के लिहाज से तैयार किए जाएंगे ताकि किसी इमरजेंसी के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा पूरे बॉर्डर के इलाके में वायुसेना की मजबूती के लिहाज से बहुत सारे इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां पर क्रमबद्ध तरीके से सेना को मजबूती के साथ तैनात किया जाएगा ताकि दुश्मन की किसी भी नजर और किसी भी हरकत को सेकंड्स में न सिर्फ पकड़ा जा सके बल्कि उसको नेस्तनाबूद भी किया जा सके। लद्दाख इलाके में तैनात रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरबंस कहते हैं, वैसे तो LAC पर भारत पहले से बहुत चाक चौबंद है, लेकिन बीते कुछ समय से चीन की नापाक हरकतों से हमें और बॉर्डर सुरक्षित करना ही होगा। हवाई सेना के लिहाज से एयरपोर्ट बनाना और हेलीपैड बनाना निश्चित तौर पर हमारी सेना को मदद करेगा। ब्रिगेडियर हरबंस के मुताबिक भौगोलिक दृष्टिकोण से इस पूरे इलाके में हवाई सेना के माध्यम से ही सबसे बेहतरीन तरीके से नजर रखी जाती रही है। इस लिहाज से हमें अपनी ताकत को हमेशा पहचानते हुए उसको और मजबूत करते रहना चाहिए। चंडीगढ़ एयरबेस से रिटायर्ड वायुसेना के विंग कमांडर OP शर्मा कहते हैं, सैन्य दृष्टिकोण से यह फैसला अहम है। अभी लेह लद्दाख के इलाके में चंडीगढ़ एयरबेस से ही ज्यादातर ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है। नई संस्थाओं और सुविधाओं के शुरू होने से लेह लद्दाख के इलाकों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारी, जरूरी दवाओं का बन रहा बफर स्टॉक।
जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 की आशंकित तीसरी लहर के बीच केंद्र ने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का 30 दिन के बफर स्टॉक की तैयारी शुरू कर दी है। जीवन रक्षक दवाओं के अलावा सरकार आम दवाओं और सप्लीमेंट्स जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स और विटामिन का भी स्टॉक बना रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक सूत्र के हवाले से कहा, केंद्र तीसरी लहर से पहले रेमडेसिविर की 5 मिलियन शीशियों की खरीद करने की योजना बना रहा है। बेहतर यह है कि इस बार सरकार हमें अग्रिम भुगतान कर रही है। सरकार रेमडेसिविर, फेविपिरिविर सरीखी दवाओं का स्टॉक बना रही है ताकि दूसरी लहर जैसी हालात पैदा ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीते दिनों कहा था कि दुनिया कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस लहर की मुख्य वजह SARS-CoV-2 का डेल्टा वेरिएंट है, जिसका पहला मामला भारत में मिला था। WHO की चेतावनी भारत के लिए भी एक खतरे का संकेत है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा था कि भारत में कोविड-19 मामलों में गिरावट की रफ्तार धीमी हो गई है। भारत में अब भी महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर के कुछ जिलों सहित कुछ इलाकों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इस सप्ताह कहा था कि भारत में कोरोना की वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन भारत टीकाकरण या प्राकृतिक संक्रमण के माध्यम से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने से फिलहाल बहुत दूर है, इसलिए खतरा बना हुआ है। सरकार ने कहा है कि अगले कुछ महीने बेहद अहम होंगे। उन्होंने कहा, तीसरी लहर का सवाल बार बार आता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आबादी अभी भी जोखिम में है। हम अभी भी हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और न ही हम संक्रमण के चरण में पहुंचे हैं। हम संक्रमण के माध्यम से हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं करना चाहते हैं। पॉल ने कहा कि हम टीकों के मामले में प्रगति कर रहे हैं और 45 वर्ष से अधिक आयु के हमारे सबसे कमजोर समूह का लगभग 50% हिस्सा सुरक्षित है। इससे मृत्यु दर पर भी असर पड़ेगा और इसमें कमी आएगी, लेकिन संक्रमण फैल सकता है। हम असुरक्षित हैं, वायरस अभी भी आसपास है। उधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर समिरन पांडा ने कहा कि देश में तीसरी लहर आए यह जरूरी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के प्रयास से ही FATF की ग्रे सूची में शामिल हुआ पाकिस्तान। चीन पर विदेश मंत्री ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में डाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन न लेने की वजह से FATF की नजर में अब भी पाकिस्तान है और निगरानी सूची में है। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया को बता दिया है कि भारत चीन के किसी दबाव में नहीं आएगा। भाजपा नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए S जयशंकर ने रविवार कहा कि भारत ने LAC पर उल्लंघन के लिए चीन को उचित जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भारत के प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। FATF आतंकवाद के लिए फंडिंग पर नजर रखता है और आतंकवाद का समर्थन करने वाले काले धन से निपटता है। हमारी वजह से पाकिस्तान FATF की नजरों में है और उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। हम पाकिस्तान पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं और तथ्य यह है कि पाकिस्तान का व्यवहार बदल गया है, क्योंकि भारत की ओर से कई प्रकार से दबाव डाला गया है। G20 या G7 जैसे मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों ने दुनिया के कई देशों को एहसास कराया कि आतंकवाद हर किसी की समस्या है। भारत ने सुनिश्चित किया कि दुनिया को आतंकवाद के बारे में चिंतित होना चाहिए। S जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत के कारण काले धन का मुद्दा विश्व स्तर पर उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022। यूपी में RSS ने संभाला मोर्चा। राम मंदिर, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यूपी में एक्टिव होता नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी की चुनावी तैयारियों के लिए RSS ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार रविवार को लखनऊ के आशियाना इलाके में CMS सभागार में RSS की बैठक हुई, जिसमें यूपी बीजेपी और सरकार से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस समन्वय बैठक में मिशन 2022 को लेकर चर्चा हुई है। संघ की इस बैठक में CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस बैठक में न सिर्फ सरकार के काम की समीक्षा की गई, बल्कि चुनाव के लिए जमीनी रणनीति भी तैयार की गई। रविवार को ये बैठक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे शुरू होकर 5 घंटे तक चली। इस बैठक में राज्य में कोरोना महामारी के प्रबंधन पर भी विशेष चर्चा हुई। समन्वय बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ कोरोना काल में किए गए कामकाज पर चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन किया गया। समन्वय बैठक में सरकार और संगठन को आपसी तालमेल बनाकर विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में स्पष्ट था कि विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाने वाला है। इसके अलावा ये चुनाव अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा।
संघ की इस बैठक में बीजेपी के 4 प्रमुख नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल रहे। इस बैठक में इन सभी से भी पार्टी के कामकाज और सरकार के बीच तालमेल को लेकर विस्तृत चर्चा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, बाहुबली बनने का एक ही तरीका, लगवाएं वैक्सीन। जी हां दोस्तों, आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग तीखे से तीखे सवाल पूछे, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें ताकि जनता तक सरकार की आवाज पहुंच पाए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि सभी को वैक्सीन का एक डोज लग गया होगा। सभी सदन वाले और अन्य लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। वैक्सीन बाहु पर लगती है तभी आप बाहुबली बन जाते हैं। अब तक 40 करोड़ से अधिक लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस महामारी को लेकर संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएंगे उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद कोरोना से जुड़े मसलों पर सांसदों को जानकारी देना चाहता हूं। फ्लोर लीडर से इस मसले पर बातचीत होगी क्योंकि मैं सभी लोगों से लगातार चर्चा कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता जो जवाब चाहती है वो सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि विपक्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं से कहा कि देश की स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा, लोगों से जुड़े मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से उठाया जाना चाहिए और सरकार को इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देने का विकल्प देना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।